हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास हिंदी की क्लास रहने वाली है और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, वीडियो या अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर आपसे हिंदी पूछा जाएगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास का अध्ययन कीजिएगा, प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने आप को चेक भी करते रहिएगा कि आप कितना ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। कितना अभी और आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अपने हिंदी ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लगातार हमारे साथ अध्ययन करते रहिए, आप पाएंगे कि आपके हिंदी ज्ञान में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। आप हिंदी के सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे, 100 का 100% आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर देखिएगा इसको। यकीनन आपको बहुत ही बेहतर चीज मिलने वाली है, बहुत ही मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। पढ़ने का मजा तभी है जब आनंद आए, ना कि बोरिंग लगे। आनंद आए पढ़ने में, तभी आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आप ज्वाइन करना ना भूलें हमारी क्लासेस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है भाई, क्या पूछ लिया गया है आपसे, ये बताएं। तो क्या बताएंगे आप लोग कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है तत्सम। ठीक है, तत्सम पूछा गया है आप लोगों से। तो क्या आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम हैं? आप लोग दे पा रहे हैं या नहीं? सबसे पहले बात करें कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाने जस के तत् शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। क्या नाग तत्सम है, क्या धूरी तत्सम है, जनवास तत्सम है, या फिर जम्बू तत्सम है? ये आप लोग बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका जवाब सही दिया होगा। फिर भी जिस भाई बहन का जवाब सही नहीं हो पा रहा है या फिर किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जान लें कि यहाँ पर जो है तत्सम है जम्बू। ठीक है, जम्बू शब्द तत्सम है, बाकी सभी दिए हुए शब्द तद्भव हैं। अगर बात करें जम्बू शब्द का तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा? जामुन। क्या होगा मेरे प्यारे? तो जामुन हो जाएगा मेरे दोस्तों। जामुन जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है, जो कि एक फल है। नाक का तत्सम क्या होगा? ये सभी क्या शब्द दिए हैं तो आप बताओगे? ये बाकी के सभी शब्द तद्भव हैं। तो नाक का तत्सम क्या होगा? तो आप बताओगे नासिका। क्या होगा मेरे प्यारे? नासिका होगा। धूरी का मतलब क्या है? तो क्या बताओगे? धूली। ठीक है, धूली। जनवास का तत्सम क्या होगा? तो क्या बताना है? जन्यवास हो जाएगा। ठीक है, जन्यवास हो जाएगा। यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आप लोग इनको नोट करते रहिएगा, क्योंकि तद्भव और तत्सम शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जहां पर अक्सर गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको जरूर नोट करते रहिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या पूछा गया है? वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ये बताना है कि वासगृह का तद्भव शब्द क्या होगा। यहां पर आपको तत्सम दे दिया है, आपको तद्भव बताना है। क्या बसेरा होगा, क्या आवास होगा, गृहवास होगा, या फिर घोंसला होगा? ये आप बताएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा तद्भव? तो क्या बताएंगे? कहेंगे यहां पर जो तद्भव होगा बसेरा हो जाएगा, अर्थात विकल्प पहला सही है। ठीक है, तद्भव शब्द। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही बेहतर। प्रश्न संख्या 3, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? भाषा की उत्पत्ति एवं विकास से प्रश्न आया है। यहां से भी आप लोगों से बहुत ही बेहतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बताएं कि हिंदी की आदि जननी कौन है? क्या अपभ्रंश भाषा है, प्राकृत भाषा है,
संस्कृत भाषा है या फिर पाली भाषा है, क्या है? तो क्या बताएंगे? आदि जननी का मतलब यह है कि हिंदी का जन्म किस भाषा से माना जाता है या फिर किस भाषा से हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो बताएंगे कि इसका उत्तर जो होगा वो आपका विकल्प सी सही होगा, संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है या फिर हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। इसका विकास क्रम की बात करें, विकास क्रम की बात करें, विकास क्रम कि किस प्रकार से विकास हुआ है भाषा का, तो क्या बताएंगे? सबसे पहले सबसे पहले क्या रही? तो बताओ, संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत भाषा। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? तो आप बताएंगे पाली भाषा। पाली के बाद क्या होगी? तो क्या बताओगे? प्राकृत भाषा है। ठीक है, पाली के बाद प्राकृत होगी और प्राकृत के बाद कौन सी होगी? तो बताएंगे अपभ्रंश। कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताओगे अवहट्ट भाषा। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, अवहट्ट भाषा। ठीक है, अवहट्ट के बाद क्या होगी? तो आप बताओगे पुरानी हिंदी होगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? पुरानी हिंदी होगी। और इसके बाद जो विकास होता है वो किसका होता है? हिंदी का विकास होता है, जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आधुनिक हिंदी बात करें। ठीक है, तो ये इसका विकास क्रम रहा है। आप लोग इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। इनका क्रम भी पूछा जाता है, हिंदी भाषा का विकास क्रम या भाषाओं का विकास क्रम पूछा जाएगा, तब भी आप ये पैटर्न अपनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात की जाए तो लिपि कौन सी होगी? तो क्या बताओगे? लिपि कौन सी होगी? तो बताओगे देवनागरी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि। ठीक है, क्लियर है ना? हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? 14 सितंबर। ठीक, ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। काफी बेहतर तरीके से डिटेल आपको मिल गई है। यकीनन आपको एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, ये आपको प्रश्न बताना है। क्या अमीर खुसरो जी हैं, क्या सरहपा जी हैं, स्वयंभू हैं या फिर भारतेंदु हैं? आपको ये प्रश्न बताना है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। तो कौन हो जाएंगे खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि? तो बताइएगा अमीर खुसरो। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। ठीक, अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पे प्रश्न आना तय रहता है। चलिए, क्या क्या हो जाएगा ये देखिए। अमीर खुसरो, सबसे पहले इनका जन्म देखा जाए, क्योंकि जन्म बहुत पूछा जाता है इनका। तो बताओगे 1255। 1255 ईस्वी। 1255 ईस्वी। ग्राम कौन सा? तो बताओगे पटियाली। पटियाली। जिला क्या है? तो बताएंगे एटा जिला। और कहाँ? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। यूपी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यूपी की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनकी उपाधियों की बात करें तो उपाधियां क्या क्या इनको मिली है? किसको? तो किसको? तो बताएंगे अमीर खुसरो को। कौन कौन सी उपाधियां मिली है? तो बताओ, पहला तुर्क ए अल्लाह। तुर्क ए अल्लाह। तुर्क ए अल्लाह। और एक और उपाधि इनको मिली है, तो क्या बताओगे? तूती ए हिंद। ठीक है, इन्होंने कहा है, इनको तूती ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। इन्होंने ही कहा है, हिंदुस्तान के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो मुझसे हिंदवी में पूछो। ठीक है, ये चीज इन्होंने कहा है। इनके अगर रचनाओं की बात करेंगे तो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? तो देखें, रचनाओं की बात करें तो क्या बताओगे? बताओगे हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया। ठीक है, नजरान ए हिंद। नजरान ए हिंद।
और क्या बताओगे? नूह सिपर, सिपहर, नूह सिपर। पहेलियां, और क्या बताएंगे? पहेलियां। और क्या बताएंगे? मुकरियां, मुकरियां। और क्या बताओगे? तो और क्या बताओगे? बताएंगे खालिक बारी। क्या बताओगे? खालिक बारी, खालिक बारी। क्लियर है? ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर इनके आविष्कार की बात की जाए, आविष्कार की बात की जाए तो इन्होंने किसका आविष्कार किया है? तो बताओगे सितार और सितार और तबला, सितार और तबला का भी आविष्कार किया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ये प्रश्न आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहले पहल काम किस विद्वान ने किया है? क्या गारसा दातासी जी ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ग्रियर्सन ने किया है, या फिर श्याम सुंदर दास जी ने किया है? अर्थात हिंदी का साहित्य इतिहास सबसे पहले किस विद्वान ने लिखा है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि सबसे पहले जो इतिहास लिखने वाले इतिहासकार रहे हैं वो रहे हैं गारसा दा ताती। क्या नाम है? गारसा दा ताती। इनकी रचना की बात करें, अगर रचना की बात करें तो क्या रचना थी, यानी कि कौन सा रचना न कहो इसको कहो ग्रंथ, ये है इतिहास ग्रंथ है। तो कौन सा था? तो बताओगे इस्तवार, इस्तवार, द लिटरेचर, द लिटरेचर, एंदोई, एंदोई, ए हिंदुस्तानी, ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ठीक है। ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था, इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। इसके प्रकाशन की बात करें, अगर इसका प्रकाशन कब हुआ तो क्या बताओगे मेरे दोस्त कि प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन हुआ है 1839 में। 1839 ईस्वी में पहला संस्करण इसका निकला था। ठीक है। और अगर हम इसके भाषा की बात करें, तो भाषा की बात करें तो क्या बताओगे? फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। गारसा दातासी का अगर निवास पूछ लिया जाए, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बताएंगे फ्रांस के रहने वाले थे। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, और आप लोग इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही बेहतर चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4 जो है, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? आपको बताना है कि कौन से विकल्प में गेह के सभी अर्थ वाला शब्द दिए हैं। क्या तम तमस तिमिर होगा, क्या सभा परिषद गोष्ठी होगा, सदन भवन निकेतन होगा, या फिर कंचन हेम या फिर स्वर्ण होगा? ये आप बताएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताएं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका अर्थ सही दिया होगा। गेह का जो अर्थ है तो बताएंगे कि जो है सदन भवन निकेतन। क्या होगा? सदन भवन निकेतन, जिसे गेह कहते हैं, इसी को हम गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह भी इसका जो है पर्यायवाची होता है। पहला विकल्प देखेंगे तम तमस और तिमिर, ये सभी किसके हैं? तो बताओगे ये सभी जो है अंधकार के हैं। क्या? तो बताओगे अंधकार के हैं। सभा परिषद गोष्ठी, ये किसके हैं समानार्थी? तो बताएंगे ये जो है बैठक के समानार्थी है। किसके हैं? बैठक के हैं। कंचन हेम स्वर्ण, ये किसके हैं? सोना, सोना मतलब स्वर्ण आभूषण वाला। ठीक है। कंचन, ठीक है ना? और क्या होता है? कनक भी होता है। क्या होता है? कनक भी होता है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्लियर? ओके। यहां बताएं इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? आपको बताना है स्तुति का विलोम।
तो क्या बताओगे? स्तुति का विलोम होगा निंदा। क्या होगा? स्तुति का विलोम होगा निंदा। ठीक है। समालोचना की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? अविवेचना होगा। क्या होगा? अविवेचना होगा। इसका विलोम हम लोग देख रहे हैं तो विलोम ही बताएंगे। आलोचना और प्रशंसा, आलोचना और समीक्षा दोनों का ही विलोम क्या होगा? तो आप बताएंगे प्रशंसा होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आप दोनों का ही बताएंगे प्रशंसा हो जाएगा विलोम। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कि जो शब्द दिया है कनक, इस कनक का अर्थ क्या नहीं होता है? क्या छल नहीं होगा, खजूर नहीं होगा, सोना नहीं होगा, या फिर धतूरा नहीं होगा? तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो क्या बताएंगे कि जो कनक का अर्थ नहीं होता है वो छल नहीं होता है। ठीक है। बाकी खजूर, सोना और धतूरा ये कनक के अर्थ हैं, अर्थात पर्याय हैं। छल का मतलब होगा कपट। ठीक है। ओके। जिसको आप लोग कहते हैं चीट करना, है ना। चल आगे देखिए। अगला प्रश्न देखें कि अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अर्थात जो कहा न जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? क्या अविश्वसनीय कहेंगे, आकरणीय कहेंगे, रहस्य कहेंगे, या फिर आकथनीय कहेंगे? क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? आकथनीय। क्या कहेंगे? आकथनीय कहेंगे, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अविश्वसनीय मतलब क्या होगा? जिस पर विश्वास न किया जा सके। ठीक है। अविश्वसनीय लिख दें, बिल्कुल। जिस पर विश्वास न किया जा सके। आकरणीय का मतलब है जो किया ना जा सके, जो किया ना जा सके उसे कहते हैं आकरणीय। और रहस्य का मतलब है जो छिपा हुआ हो, जो छिपा हुआ हो, वही तो रहस्य है जिसे किसी ने जाना ही नहीं। ठीक है। छिपा हुआ है जो, वही रहस्य है। क्लियर है। चले प्रश्न संख्या 8 देखें। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। वाक्य शुद्धि से प्रश्न आया है। 3 नगरों का नाम बताइए, क्या यह वाक्य सही है? 3 नगर के नाम बताइए, क्या यह वाक्य सही है? 3 नगरों के नाम बताइए, ये वाक्य सही, या फिर 3 नगर का नाम बताइए, ये वाक्य सही है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो इसमें देर न करते हुए कहें 3 नगरों के नाम बताइए, अर्थात विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। अर्थात आपको बताना है कि जो एक ही जैसा शब्द लिखा हुआ है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको कि कौन सा शुद्ध होगा। क्या उद्योगिक होगा, औद्योगिक होगा, औद्योगिक होगा, या फिर औद्योगिक होगा? तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या बताओगे? तो बताएंगे यहाँ पर जो है विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछे औद्योगिक में प्रत्यय कौन सा है तो बताओगे इक प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है इसमें। मूल शब्द पूछे अगर तो मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द की बात करें अगर तो क्या होगा? तो कहोगे उद्योग है। मूल शब्द क्या है? उद्योग है। और जब इक प्रत्यय लगता है तो पहला जो है वर्ण जो है ये दीर्घ हो जाता है, इसलिए ये ऊ का औ हो गया है और औद्योगिक हो गया। ठीक है।
अगला प्रश्न देखें, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको यहाँ पर अशुद्धि का प्रकार बताना है, अर्थात यह वाक्य में कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन क्या गलती है ये बताना है, प्रकार बताना है आपको। वह महिला बहुत विद्वान है, तो क्या गलती है? तो कहेंगे यहाँ पर गलत क्या है? विद्वान गलत है। क्या गलत है? विद्वान गलत है। तो कहोगे क्या विद्वान की जगह क्या होता? तो बताओगे यहाँ पर होता विदुषी, क्योंकि यहाँ दिया है महिला। ठीक है, महिला है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, अर्थात विदुषी हो जाएगा। तो गलती क्या है? तो कहोगे लिंग दृष्टि है, लिंग की दृष्टि है, इसमें लिंग की अशुद्धि है। ठीक है, क्या बताओगे? लिंग की दृष्टि की अशुद्धि है, इसमें विदुषी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? क्या पहले तो आप बताइए कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो क्या बताओगे? दो वचन होते हैं। दो वचन कौन कौन से? तो एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या कवि वृंद होगा, कविगण होगा, कविजन होगा, या फिर कवि वर्ग होगा? क्या हो जाएगा? तो कौन सा होगा? तो बताएंगे कवि वृंद हो जाएगा। ठीक है, कवि वृंद हो जाएगा। बाकी में कविगण और कविजन दोनों ही सही हैं, परंतु आप कवि वृंद लगाएं, जब नहीं दिया होगा तो कविगण या फिर कविजन लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 12, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। क्या अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक? कौन सा यहाँ पर कारक हो जाए? सबसे पहले आप बताएं कि कारक कितने होते हैं। कारक कितने होते हैं? तो क्या बताओगे? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है ना? तो क्या बता रहा है? किसका? राम का। तो राम का क्या? भाई। तो मतलब बता क्या रहा है? तो कहोगे ये रिलेशन की बात कर रहा है, संबंध की बात कर रहा है, अर्थात संबंध कारक होगा। संबंध कारक का परसर्ग क्या होता है? संबंध कारक का परसर्ग, परसर्ग मतलब बोले तो चिन्ह। तो जैसे कि का दिया, का की के, का की के, का की के, रा री रे। ठीक है, ये जो है संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, आप लोग ये भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है? अर्थात आपको बताना है कि जो राष्ट्रपिता है, जो राष्ट्रपिता है, यह कैसी संज्ञा थी और किस रूप में इसका प्रयोग हुआ है? अर्थात राष्ट्रपिता कैसी संज्ञा है और इसका किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो क्या बताएंगे? क्या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हुआ है? क्या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हुआ है? क्या भाववाचक से जातिवाचक में हुआ है, या फिर व्यक्तिवाचक से भाववाचक में हुआ है? ये आपको प्रश्न बताना है। तो आप क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे? जातिवाचक का मतलब क्या होता है? जब एक शब्द से पूरे समूह का ज्ञान हो, समूह के बारे में पता चले, वहां पर जातिवाचक होता है। और जिस शब्द से एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में जानकारी हो, वहां पर व्यक्तिवाचक होता है। तो अगर हमारे यहाँ राष्ट्रपिता कह दिया जाए तो सभी लोग समझ जाते हैं बात किसकी हो रही है, तो कहोगे गांधी की हो रही, जबकि राष्ट्रपिता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात इसका विकल्प भी सही होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 5 प्रकार होते हैं।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और संख्यावाची। ठीक है ना, 5 प्रकार की संज्ञाएं। अगला प्रश्न देखें, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो ये आपको बताना है, क्या आग्नेय होगा, आग होगा, अग्नि होगा या फिर हुतासन होगा? कौन सा हो जाएगा? विशेषण बनाना है, तो क्या बताओगे? विशेषण मतलब विशेषता, क्या होगा? तो आग्नेय। आग्नेय का मतलब होता है आग से संबंधित। क्या होता है? आग से संबंधित। बाकी आग और हुतासन ये क्या है? ये जो है ये अग्नि के क्या हैं? अग्नि के पर्याय हैं, अर्थात पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। और ये अग्नि लिखा है, ये भी आप इसको भी यहाँ ले लेंगे पर्यायवाची में, हालांकि वर्तनी सही नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आप इसको लेंगे। ठीक है, यहां देखिए, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? आपको यहां बताना है क्रिया का उदाहरण कि चोर उठ भागा। इसमें कौन सी क्रिया है? क्या संयुक्त क्रिया है, आकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सी क्रिया है, ये आपको बताना है। तो यहां पर कहेंगे क्या कि चोर उठ भागा को अगर हम तोड़े कि चोर उठा, चोर उठा और भागा, चोर उठा और भागा। ठीक है ना, तो पहले उसने क्या किया? उठा और उसके बाद भागा, अर्थात क्या कहें तो इसको जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो वहां पर क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है, अर्थात विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं ये आप लोग बताएंगे, तो बताएंगे दो। कौन कौन सी? आकर्मक क्रिया और शाकर्मक क्रिया। ठीक है ना, क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, लता गा रही है, लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? कौन सा काल प्रयोग हुआ है? क्या अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भूत है या फिर अपूर्ण भूत काल है? कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे? लता गा रही है, अर्थात इससे क्या पता चल रहा है कि अभी कार्य हो रहा है, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है, और हो रहा है यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या बताओगे? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर? इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा होगा? क्या आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है या फिर धूप में चला नहीं जाता? कौन सा वाक्य भाववाचक वाक्य है ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा भाई? तो सबसे पहले देखो कि वाच्य, वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं वाच्य के? तो बताओगे 3। कौन कौन से? तो बताओगे सबसे पहले कृतवाच्य। क्या बताओगे मेरे दोस्त? कहोगे कृतवाच्य। फिर क्या होगा? कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। और तीसरा क्या होगा? भाववाच्य होगा, भाववाच्य होगा। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्ता और कर्म दोनों दिए होंगे, लेकिन प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की होगी। कर्मवाच्य में आपको कर्म दिया होगा, कर्ता अनुपस्थित होगा, प्रधान क्या होगा? तो कहोगे कर्म होगा, अर्थात कर्म का मतलब होता है वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट की बात करेगा। और भाववाच्य में दोनों कर्ता और कर्म दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसा क्या होगा? तो कहोगे धूप में चला नहीं जाता, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताएं कि वाच्य आप लोगों को बेहतर तरीके से आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो हम आपके लिए वॉच की एक क्लास बेहतर तरीके से लेकर आएंगे। उसके बाद आप कभी भी वॉच नहीं भूलें, ठीक है। जिस भी टॉपिक पर आप अध्ययन करना चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्लास देंगे। उसके बाद आपको उस टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय कौन सा है? क्या वहां है, क्या धन्य धन्य है, यहां वहां है, या फिर जहां जहां है? विस्मयादिबोधक होता क्या है? विस्मयादिबोधक वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें खुशी, हमें दुख का आभास होता है, हर्ष उल्लास विषाद का आभास होता है, प्रकट करते हैं। उन्हें ही हम लोग विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। जिसका चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है ये होता है जिसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, यही विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। अर्थात हम क्या कहें कि यहाँ पर कौन सा अव्यय है, तो कहोगे धन्य धन्य है, ठीक है। जब हम लोग कुछ भी कार्य बेहतर करते हैं तो क्या कहते हैं, धन्य है, तो ये हमारी खुशी को व्यक्त करता है। तो धन्य धन्य आपका क्या होगा, विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ठीक है। ओके। प्रश्न संख्या 19 देखें, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रश्न आपको दिया है, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्या आ प्रत्यय लगा है, क्या शी प्रत्यय है, शिष्ट प्रत्यय है, या फिर ता प्रत्यय लगा हुआ है? सबसे पहले अगर आप बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश, लगने वाला शब्दांश होता है। शब्द बिल्कुल नहीं कहेंगे आप लोग, शब्दांश ही कहेंगे, ठीक है। या बाद में लगने वाला शब्दांश जो होता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं, जो कि मूल शब्द के अर्थ को भी परिवर्तित कर देता है, उसमें विकार ला देता है। और उपसर्ग क्या होते हैं, तो क्या बताओगे? उपसर्ग क्या होते हैं मेरे दोस्तों? तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शब्द के शब्द के पहले पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश, लगने वाला शब्दांश जो होता है वो दोस्तों होता है उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, तो आप कहोगे मूल शब्द क्या हो जाएगा, शिष्ट होगा। धन इसमें ता लगा है, अर्थात क्या बाद में जुड़ा, तो आप बताओगे ता जुड़ गया है। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा, तो बताएंगे विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। अभी हम बता चुके हैं आपको प्रत्यय और उपसर्ग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसमें कौन सा है, क्या अध्यात्म है, का प्रत्यय है, आत्मिक प्रत्यय है, या फिर इक प्रत्यय है? कौन सा हो जाएगा, तो क्या बताओगे मेरे दोस्तों? तो कहेंगे कि जो है यहाँ पर मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द होगा अध्यात्म। क्या होगा, अध्यात्म होगा। और इसमें जो शब्द लगा है, जो शब्दांश लगा है वो क्या लगा है, तो इक लगा है। तो इस तरीके से जब किसी मूल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो इसका पहला शब्द जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, आध्या तो, और इक लगेगा तो ये मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो मूल शब्द होगा अध्यात्म, धन इक होगा, और आपका बन जाएगा आध्यात्मिक। अर्थात इक प्रत्यय जब लगता है तो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां प्रश्न जो दिया है आपको, शन मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? शन मार्ग में कौन सी संधि है? क्या विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर इनमें से
कोई नहीं है। तो आप लोग बताएं क्या होगा। तब तक हम आपको बताते हैं कि संधि, संधि जो है प्रकार कितने होते हैं तो बताओगे। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधि? तो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या होता है तो और बताओगे विसर्ग। कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के आपसे प्रकार पूछ लिए जाएं तो बताना है कि 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बता दो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ होती है। फिर क्या बताओगे? कह दो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और क्या बताओगे? कहोगे गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। और क्या बताओगे? कहना है यण स्वर संधि होती है। और क्या बताओगे? तो बताना है मेरे दोस्त अयादि स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है सन्मार्ग का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे शत शत धन मार्ग। क्या होगा? शत धन मार्ग होगा। ठीक है, जब किसी वर्ण के बाद पंचमा अक्षर आता है तो वह वर्ण अपने ही वर्ण का 5वां अक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शन मार्ग में क्या होगी? यहाँ पर ता है, हलंत है, अर्थात क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगी। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 22। 22 देखें कि 22 में क्या कहा गया है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ये आपको बताना है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी, कल उसकी टांग टूट गई, कौन सा विराम चिन्ह हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। हेलो, तो कौन सा चिन्ह होगा? तो क्या बताएंगे कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, चिन्ह ये क्या है तो बताओगे कि अल्प विराम है, अर्थात विकल्प सी बी, सॉरी, चलिए अल्प विराम होगा। अर्ध विराम इस तरीके से होता है, अर्ध विराम। ठीक है, यहाँ बिंदी और इस तरीके से आपका कॉमा नीचे, तो ये अर्ध विराम होगा। विवरण चिन्ह जो होता है वो आपका, विवरण चिन्ह क्या होता है? ये इस प्रकार से होता है। और लाघव चिन्ह जो होता है ये होता है संक्षेपण। लाघव जैसे कि हम लोग डॉक्टर को किस तरीके से लिखते हैं? जैसे मान लो डॉक्टर लिखा है और इसको लाघव करना है तो क्या लिखोगे? डॉक्टर। ठीक है, आप समझ गए ना? चलिए चलिए, प्रश्न संख्या 23 देखें। दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे के अर्थ हेतु सही विकल्प कौन सा है? कोढ़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कैसे आप समझेंगे? कोढ़ आप समझते हैं ना, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की त्वचा जो है गल जाती है, अर्थात सड़ जाती है, तो वो वैसे ही दर्द कर रही है। और साथ ही साथ अगर समझ लो उसमें भी खाज हो जाए, खुजली, आपको खुजलाना पड़े, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समस्या में एक और समस्या आ गई। तो क्या होगा? तो इसका विकल्प क्या होगा? दुख पर और दुख होना, कोढ़ में खाज होने का अर्थ हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 24। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्या रति है, हास्य है, उत्साह है, या फिर शोक है? तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप बताएं रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या कितनी है? 8 रस हैं और 8 ही क्या है? स्थायी भाव। तो रति किसका स्थायी भाव है? तो आप बताओगे ये जो है श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। हास्य जो है ये हास रस का है, हास रस का जो है स्थायी भाव। उत्साह किसका है? तो ये वीर रस का है। किसका है? वीर रस का है। तो बचा क्या आपका? शोक बचा है, करुण, यानी कि जब आपसे वस्तु, प्रेम वाली वस्तु छिनती है तो वहां पर क्या होता है? करुणा होती है, शोक होता है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर।
और आज का अपना अंतिम प्रश्न है जो 25वां, पूत कपूत पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार के भेद बताने हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं। तो क्या बताओगे? अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा होता है आप कहेंगे अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार 3 अलंकार होते हैं। यहां पर कौन सा होगा तो क्या बताओगे? और ये सभी जो दिए हैं ये किसके भेद हैं तो बताओगे? ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। और अनुप्रास अलंकार किसका भेद है तो ये शब्दालंकार का भेद है। तो जब आपको एक ही जैसी पंक्ति 2 बार दे दी जाए तो वहां पर होता है लाटा अनुप्रास होता है। क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है, अर्थात विकल्प जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? बात समझ में आई होगी आप लोगों को बेहतर तरीके से, आप लोगों ने बेहतर तरीके से इनको समझा होगा, है ना? तो आज जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और यकीनन आपको भी लग रहा होगा कि ये 25 प्रश्न ही नहीं आपको मिले हैं, है ना? और आपको यहाँ पर इसी प्रकार से हिंदी पढ़ाई जाती है। बेहतर अध्ययन करने के लिए आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और जो है वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको हर वनडे एग्जाम के लिए बेहतर हिंदी की क्लास मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की क्लास आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, जीके जीएस और हिंदी आपको बेहतर तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। आप लोग जैसा भी आप लोगों को सेशन लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे साथ अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बेहतर तरीके से आपकी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें, अध्ययन करते रहें। परीक्षाएं जरूर होंगी और होकर रहेंगी, तो आप लोग धैर्य ना खोएं, लगन से मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, बाय। लाइक शेयर और कमेंट नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और दोस्तों को भी कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय।